हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर्यन चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो हमारी जो सेकंड यूनिट चल रही थी ना, सेकंड यूनिट का जो आज मैं लेक्चर लेके आया हूँ वो अपने कौन से नंबर का? 7वें नंबर का लेक्चर है। छठे नंबर के लेक्चर में मैं आपको सीएफटी थ्योरी बहुत बढ़िया तरीका से आप लोगों के लिए समझा चुका हूँ, ठीक है ना। तो जो सीएफटी थ्योरी कल हमने समझी थी ना, आज उसके हम पॉइंटों को लिखेंगे, ठीक है ना। मैंने कल के लेक्चर में बता दिया था जो छठे नंबर के लेक्चर में कि 7वें नंबर के लेक्चर में हमें सिर्फ लिखना ही लिखना है। तो आज जो सीएफटी थ्योरी है ना, उसको कंप्लीट करके हम नोट्स में मेंशन कर लेते हैं, मतलब उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल दो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, हेडिंग डाल दो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, कॉपी पेन लेके बैठो और हेडिंग डाल दो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, ठीक है। जो स्टूडेंट कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे वो कॉपी पेन लेकर लिखो और भैया इसको उतारना चालू कर दो। बीबीटी आप लोगों के लिए करवा चुका हूं मैं, सीएफटी मैंने आपको समझा दी, अब उसको लिख लो आप लोग, ठीक है ना। तो मैं सीएफटी को लिखवाना चालू कर देता हूं, आप लोग उतारना चालू कर दो। लिखो, नीचे लिखो, हेडिंग हो गई ना आप लोगों की, अब लिखना चालू करो। लिखो, बैठे व बान मलिक, बैठे व बान मलिक, बैठे व बान मलिक, बैठे व बान मलिक, बैठे व बान मलिक ने, बैठे व बान मलिक ने उप सह संयोजक यौगिकों के गुणों को समझाने के लिए, बैठे व बान मलिक ने उप सह संयोजक यौगिकों के गुणों को समझाने के लिए, बैठे व बान मलिक ने, बैठे व बान मलिक ने उप सह संयोजक यौगिकों के गुणों को समझाने के लिए या बीबीटी की कमियों को दूर करने के लिए, या बीबीटी की कमियों को दूर करने के लिए, या बीबीटी की कमियों को दूर करने के लिए सीएफटी सिद्धांत दिया, या बीबीटी की कमियों को दूर करने के लिए सीएफटी सिद्धांत दिया, सीएफटी सिद्धांत दिया, सीएफटी सिद्धांत दिया, सीएफटी सिद्धांत दिया, सीएफटी सिद्धांत दिया। अब ठीक है, अब जो लाइन लिख रहे हो ना, इस लाइन को छोड़ दो, अब अगली लाइन से लिखना सीएफटी सिद्धांत के, देखो ये लाइन खत्म हो गई, अब अगली लाइन से लिखो, सीएफटी सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। 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 सीएफटी सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं, ठीक है। तो एक एक पॉइंट डालते चलो आप लोग। सीएफटी सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्नलिखित है, पहला पॉइंट लिखो, लिखो पहला पॉइंट, ठीक है ना। आप लोगों के लिए बता दिया पहले पॉइंट में क्या बात बताई थी कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो उपसंयोजक बंध था ना, उसका नेचर इसने कैसे बताया कि भैया इसका नेचर कौन सा होगा? आयनिक। और बीबीटी ने उसको क्या बताया था? सहसंयोजक मतलब कोवेलेंट बताया था। तो ठीक है, लिखो आप लोग पहले में, लिखो केंद्रीय धातु आयन एवं लिगेंडों के मध्य, पहले पॉइंट में लिखना आप लोग, केंद्रीय धातु आयन एवं लिगेंडों के मध्य, केंद्रीय धातु आयन एवं लिगेंडों के मध्य, केंद्रीय धातु आयन एवं लिगेंडों के मध्य केवल स्थिर विद्युत आकर्षण बल ही होता है, केवल स्थिर विद्युत आकर्षण बल ही होता है, केवल स्थिर विद्युत आकर्षण बल ही होता है, केवल स्थिर विद्युत आकर्षण बल ही होता है। इसलिए धातु व लिगेंड की कक्षकों के मध्य, 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 इसलिए धातु व लिगेंड की कक्षकों के मध्य कोई अतिव्यापन नहीं होता है, कोई अतिव्यापन नहीं होता है, कोई अतिव्यापन नहीं होता है। अतिव्यापन मतलब ओवरलैपिंग, अतिव्यापन नहीं होता है। अर्थात 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 बंध में सहसंयोजक गुण नहीं होता। सहसंयोजक मतलब कोवेलेंट। अर्थात बंध में सहसंयोजक गुण नहीं होता है, अर्थात बंध में सहसंयोजक गुण नहीं होता है, अर्थात बंध में सहसंयोजक गुण नहीं होता है, नहीं होता है। अतः धातु व लिगेंड के मध्य, अतः धातु व लिगेंड के मध्य, अतः धातु व लिगेंड के मध्य इस सिद्धांत के अनुसार, अतः धातु व लिगेंड के मध्य इस सिद्धांत के अनुसार, अतः धातु व लिगेंड के मध्य इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार बंध की आयनिक प्रकृति होती है। सिद्धांत के अनुसार बंध की आयनिक प्रकृति होती है, बंध की आयनिक प्रकृति होती है, बंध की आयनिक प्रकृति होती है, बंध की आयनिक प्रकृति होती है। लिख दिया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखो,
बंध की आयनिक प्रकृति होती है। दूसरा पॉइंट लिखो आप लोग, लिखो दूसरा पॉइंट लिखना, संकुल में धातु या धातु आयनों की, ऐसे लिखना संकुलों में धातु या धातु आयनों की, संकुलों में धातु या धातु आयनों की पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा समान होती है। पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा समान होती है, लेकिन संकुल बनाने के लिए जैसे ही लिगेंड धातु के संपर्क में आता है, तो इसकी ऊर्जा समान नहीं रह पाती है, और कुछ डी कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाती है, और कुछ डी कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाती है, कुछ डी कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाती है, और कुछ डी कक्षकों की ऊर्जा घट जाती है, और कुछ डी कक्षकों की ऊर्जा घट जाती है, कुछ डी कक्षकों की ऊर्जा घट जाती है, कुछ डी कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाती है, और कुछ डी कक्षकों की ऊर्जा घट जाती है। कितने, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट लिखो, सीएफएसई के बारे में बोला तीसरा पॉइंट, ठीक है ना। लिखो तीसरे पॉइंट में भैया लिखो, डी कक्षकों के विभाजन के फलस्वरूप कुछ डी कक्षकों की ऊर्जा औसत ऊर्जा से बढ़ जाती है, कुछ डी कक्षकों की ऊर्जा औसत ऊर्जा से बढ़ जाती है, और कुछ डी कक्षकों की ऊर्जा औसत ऊर्जा से घट जाती है, और कुछ डी कक्षकों की ऊर्जा औसत ऊर्जा से घट जाती है, और कुछ डी कक्षकों की ऊर्जा औसत ऊर्जा से घट जाती है। इसके पश्चात घट जाती है। इसके पश्चात इन डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम के अनुसार, भरते हैं। लाइन को चलने दो, भरते हैं। इस प्रक्रम में कुछ इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। इस प्रक्रम में कुछ इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, जिससे कुछ मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, जिससे कुछ मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इस मुक्त ऊर्जा को देख के लिख लेना, इस मुक्त ऊर्जा को इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेना, इस मुक्त ऊर्जा को क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा कोष्टक में लिखना CFSE इन्वर्टेड कॉमा बंद कहते हैं। इस मुक्त ऊर्जा को क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा कोष्टक में लिख देना CFSE कहते हैं। CFSE फिर लिख देना कहते हैं। कितने पॉइंट हो गए भैया आप लोगों के? 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट लिखो। चौथे पॉइंट आप लोगों को लिए बताएगा कि इसकी जो मेन सबसे बड़ी खूबी क्या थी। इसने कलर प्रॉपर्टी, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को बहुत ही शानदार तरीका से एक्सप्लेन किया था। तो ये इसकी क्या हो गई खूबी, और बीबीटी की ये क्या थी कमी। तो लिखो अगले पॉइंट में, लिखो CFSE द्वारा
CFSE द्वारा संकुलों के CFSE द्वारा संकुलों के CFSE द्वारा संकुलों के CFSE द्वारा संकुलों के विभिन्न ऊष्मागतिक गुणों को CFSE द्वारा संकुलों के विभिन्न ऊष्मागतिक गुणों को CFSE द्वारा संकुलों के CFSE द्वारा संकुलों के विभिन्न ऊष्मागतिक गुणों को आसानी से समझाया जा सकता है, आसानी से समझाया जा सकता है, आसानी से समझाया जा सकता है, जैसे रंग गुण कलर प्रॉपर्टीज, जैसे रंग गुण कॉमा चुंबकीय गुण मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, जैसे रंग गुण कॉमा चुंबकीय गुण एवं अवशोषित स्पेक्ट्रा, एवं अवशोषित स्पेक्ट्रा, एवं अवशोषित स्पेक्ट्रा, एवं अवशोषित स्पेक्ट्रा, एवं अवशोषित स्पेक्ट्रा। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए आप लोगों के? कितने पॉइंट हो गए? 4। अब 5वां पॉइंट लिखो, लास्ट एंड फाइनल। 5वें पॉइंट के साथ CFT के कंप्लीट पॉइंट हो जाएंगे, फिर आगे हम डिस्कशन करते हैं। तो 5वें पॉइंट में लिखो आप 5वें पॉइंट में लिखो, क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन में, क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन, विभाजन किसको बोलते हैं? स्प्लाइटिंग को बोलते हैं। क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन में, क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन में, क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन में डी कक्षकों का विभाजन इस प्रकार से होता है कि, क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन में डी कक्षकों का विभाजन इस प्रकार से होता है कि, डी कक्षकों का विभाजन इस प्रकार से होता है कि, डी कक्षकों का विभाजन इस प्रकार से होता है कि, इस प्रकार से होता है कि डी कक्षकों की ऊर्जा में कमी एवं होता है कि डी कक्षकों की, दोबारा बोल रहा हूं लाइन को, क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन में डी कक्षकों का विभाजन इस प्रकार होता है कि, इस प्रकार होता है कि डी कक्षकों की ऊर्जा में कमी एवं ऊर्जा में वृद्धि की, डी कक्षकों की ऊर्जा की, डी कक्षकों की ऊर्जा में कमी एवं ऊर्जा में वृद्धि बराबर होती है, बराबर होती है कि डी कक्षकों की ऊर्जा में कमी एवं ऊर्जा में वृद्धि बराबर होती है। अर्थात इसका अंतर, अर्थात इसका अंतर, अर्थात इसका अंतर, अर्थात इसका अंतर tan dq, अर्थात इसका अंतर tan dq या डेल होता है, अर्थात इसका अंतर tan dq या डेल होता है, अर्थात इसका अंतर tan dq या डेल होता है। और कुल मिलाकर ये कितने हो जाते हैं भैया? आपके 5 पॉइंट हो जाते हैं। और आप सुन लो मेरी बात ध्यान से, आप लोग देखो, सुनो मेरी बात। CFT सिद्धांत आप लोगों की क्लियर है। अब CFT सिद्धांत को हम कौन कौन से कॉम्प्लेक्सों पे अप्लाई करते हैं, अगले लेक्चर में उस चीज की डिस्कशन करेंगे। आप लोगों को पता है BBT ने अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल, चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल और समतल वर्गाकार स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सों की बात की थी, लेकिन वो सही तरीके से वहां पर उसको एक्सप्लेन नहीं कर सका। अब ये यहाँ पर अपनी CFT थ्योरी को उन पे अप्लाई करेगा, जैसे कि अष्टफलकीय पे करेगा, चतुष्फलकीय करेगा, समतल वर्गाकार पे करेगा। तो अष्टफलकीय के लिए क्या होगा कि जैसे टक्कर मारेगा तो T2G कहां पर रहेगी? नीचे, और EG कहां पर रहेगी? ऊपर। उसके बाद हम चतुष्फलकीय की बात करेंगे तो ऑर्डर जस्ट इसका क्या हो जाएगा? उल्टा। EG कहां पर? नीचे, और T2G कहां पर चली जाएगी? ऊपर। ये चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल की बात हो जाएगी। और स्क्वायर प्लेनर के अंदर क्या होगा? आएंगे टॉपिक के सारे हमारे सिलेबस में दे रखा है। स्क्वायर प्लेनर में क्या होगा कि जो EG ऑर्बिटल है ना, उसका भी विभाजन हो जाएगा। इस तरीका से तीनों का डिस्कशन करेंगे, किसका? अप्लाई करके CFT थ्योरी का। अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय, फिर वर्गाकार, समतलीय, फिर उसके CFSE को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर इफेक्टिव ऑफ CFSE, मतलब CFSE को कितने फैक्टर इफेक्टिव करते हैं, कौन कौन तो CFSE को बढ़ाते हैं, कौन कौन से घटाते हैं। ठीक है ना? जैसे एक हिंट दे देता हूं, स्ट्रॉन्ग लिगैंड CFSE के गैप को बढ़ा, यार कॉमन सी बात है, गैप ज्यादा होगा तो CFSE ज्यादा रिलीज होगी, और वीक लिगैंड CFSE को घटाते हैं, क्योंकि वीक टक्कर होगी, वीक टक्कर होगी तो गैप कम होगी। ये गैप जितना ज्यादा होगा CFSE उतनी ही ज्यादा होगी। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग लिगैंड CFSE को बढ़ाते हो, वीक लिगैंड CFSE को घटाते हो। सारी चीज हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद CFT की एप्लीकेशन करेंगे कि भाई CFT की एप्लीकेशन, उसमें आपका DD ट्रांजिस्टर और कौन चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी वहां पर उसने शो कर रखी है, डेल की वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है कि डेल की वैल्यू CFSE की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करते हो। उसके बाद में CFT की लिमिटेशन, मतलब जितनी भी क्लास अब आने वाली बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री है। और मैं फिर बोल रहा हूं आप लोगों से, जब यूनिट खत्म हो जाएगी तो आप खुद ये बोलोगे कि वास्तव में सर ऐसी फिट हो गई कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनिट क्लियर करेंगे, उसके बाद एग्जाम की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये देखो यार, हंसते हंसते पूरी प्रॉब्लमों को निकालोगे बस, और क्या चाहिए बस।
ये चीजें मैंने एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक वर्ड, एक एक लाइन का मैं आप लोगों के लिए आंसर दे रहा हूं, ठीक है ना। एक एक चीज को मैं बोर्ड पर एक्सप्लेन कर रहा हूं और एक एक चीज के मैं नोट्स लिखवा रहा हूं, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीका से एक एक वर्ड वही लिखवा रहा हूं जो मैंने इससे पहले लिखवाए थे। मतलब नोट्स तो मैं बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीका से सब कुछ अच्छी तरीका से लिखवा रहा हूं, ठीक है ना। कभी कभी ये होता है ऑनलाइन क्लास में एक एक दो दो पॉइंट जो नहीं आते उनको काटना चालू कर देते, नहीं, ये अपना काम नहीं है भैया। आगे नहीं बात समझ में, ये अपना काम नहीं है कि जो पॉइंट नहीं आया उसको छोड़ दो, नहीं, आप पुराने नोट्सों को मिला लेना मेरे ने और अब मिला लेना, बिल्कुल एक भी पॉइंट एक भी लाइन नहीं, एक एक वर्ड लिखा रहा हूं जो मैंने पिछली बार लिखाया था, ठीक है ना। कुछ चीज अगर मुझे ऐड करने की होंगी तो मैं इनको ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। अभी तो ऐसा इसका कोई इश्यू नहीं है, आप लोग तो बस अपनी पढ़ाई चालू करते रहे, ठीक है। आज के लेक्चर की तो मैंने पहले ही बोला था आप लोगों से कि आज के लेक्चर में तो सिर्फ आपको लिखना ही लिखना है, 5 पॉइंटों को अभी दोबारा रिपीट कर दो जिससे कि वो और फिट हो जाए। बस यार ये चीज चाहिए हम लोगों को, याद होनी चाहिए, कोई कुछ पूछे तो हम उसका जवाब दे सके, बस हो गया काम। और क्या चाहिए हम लोगों को, एग्जाम की प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, और क्या चाहिए भाई आप लोगों को, सारा चीज तो हो रही है, हम लोगों की नॉलेज बढ़ रही है, इंटरव्यू देने की कैपेसिटी आ रही है, एग्जाम देने की कैपेसिटी आ रही है, और उसके बाद कॉम्पिटिशन एग्जाम और जो अपनी रिटर्न एग्जाम सबके अंदर क्वालिटी हो रही है, दैट इज बेस्ट। मतलब ये अच्छा है। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, ये चीज तो हमारी ये क्लियर हो गई। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, अगला जो होगा पहले हम अष्टफलकी की बात करेंगे, सीएफटी थ्योरी को अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम चतुष्फलकी करेंगे, उसके बाद हम वर्गाकार समतली मतलब स्क्वायर प्लेनर की बात करेंगे। ये आप लोग आराम से देख लेना, ठीक है। जिन स्टूडेंटों ने पढ़ाई चालू नहीं की है वो पढ़ाई चालू कर दो, जिन्होंने नोट्स बनाना चालू नहीं किया वो नोट्स बनाना चालू कर दो भैया, आप सिस्टमेटिक तरीका से, ठीक है ना। और धीरे धीरे चीजें को क्लियर करते रहो, आराम से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सीएफटी थ्योरी के जो 5 पॉइंट थे एक बार फिर बता देता हूँ जिससे कि वो और क्लियर हो जाए। पहला पॉइंट आउटलाइन बोल दूंगा, आउटलाइन से क्लियर है। पहला पॉइंट आयनिक बॉन्ड, दूसरा पॉइंट स्प्लाइटिंग, पहला आगे ना समझ में, पहला क्या था अपना आयनिक बॉन्ड, दूसरा स्प्लाइटिंग विभाजन, अब समझिए कैसे विभाजन होता है, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट सीएफएसई, चौथा पॉइंट रंगीन प्रकृति, चुंबकीय गुण और अवशोषित स्पेक्ट्रा, और 5वां पॉइंट था आप लोगों का, वो 5वां पॉइंट क्या था कि T2 जो रीजी का जो पूरा गैप होता है वो कितना होता है, tan डिक्यू या सीएफएसई या डेल, जो भी आप जिसके रेस्पेक्ट में देखो उसके रेस्पेक्ट में देख लेना। ये होती है आपकी सीएफटी थ्योरी के 5 पॉइंट। अब हम जो आगे के लेक्चर लेके आएंगे वो आप लोग देख लेना, अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय, वर्गाकार, समतलीय, उसके बाद में सीएफएसई को इफेक्टिव करने वाले फैक्टर देखेंगे, उसके बाद में सीएफटी के एप्लीकेशन देखेंगे, और उसके बाद में फिर सीएफटी की क्या देखेंगे, लिमिटेशन, जिनको आगे जाकर और थोड़ी दूर करते हैं, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना भैया आप लोग। ये कुछ नहीं है, ये उंगली है, बस उस लाइक पे दबानी है, दबाते ही वो लाइक हो जाएगा, टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है ना। और उसके बाद जितने भी अपने फ्रेंड उन सबके बीच में लिंक को शेयर करते रहो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखना।